आप जब आंसर फ्रेम करोगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे फ्रेम करना है, लेकिन जब आंसर आप फ्रेम करेंगे तो आंसर में ना ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जब आपके दिमाग में होगी तभी आप सीख पाओगे कि कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। तो जो फार्मर्स होते हैं बेटा, उनकी एकमात्र सोल या जो प्राइमरी इनकम का सोर्स होता है वो उनके खेत होते हैं। कि अरे देखो आसमान से पैसा बरस रहा है। अब जब ओले बरसने लग गए वो भी एकदम ना कैसे नजर आ रहे थे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है निकिता सिंह और मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का हम वन शॉट में एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा एनसीईआरटी का। ये वीडियो पूरा जरूर देखना अगर आप इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हो। और जैसे कि मैंने बोला बेटा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हमने देखा है कि हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है, हर साल क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहाँ पे कहां से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं, तो इसलिए ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब अ लेटर टू गॉड, ये देखो टाइटल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो बेटा एक खत के बारे में बात हो रही है। भगवान को लिखा गया एक खत। कौन लिखता है ये खत, है ना? क्यों लिखता है ये खत? ये तो सबसे मेन चीज है जो आपको इस चैप्टर में समझनी होगी। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चैप्टर लिखा किसने है। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है मिस्टर जी.एल. फ्यूवेंट्स के द्वारा। अब ये जी.एल. फ्यूवेंट्स हमारे राइटर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? बिकॉज आपके आंसर राइटिंग में हेल्प होती है। आप अपने राइटर्स का नाम अगर अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आप जब आंसर फ्रेम करोगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे फ्रेम करना है, लेकिन जब आंसर आप फ्रेम करेंगे तो आंसर में ना ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जब आपके दिमाग में होगी तभी आप सीख पाओगे कि कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है? अगर मैं आपको बता दूं बेटा आंसर कैसा होना चाहिए, लेकिन उस आंसर को लिखने के लिए आपके पास सही नॉलेज नहीं है, तो फिर बेटा आंसर में क्या लिखोगे, है ना? तो पहले सही जानकारी दिमाग में रखें और उसके बाद फिर आप आंसर जो है वो लिखना भी सीख जाएंगे, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है। तो जी.एल. फ्यूवेंट्स ने ये चैप्टर लिखा है। अगर अब हम इस कहानी के थीम के बारे में बात करें, हम ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थीम के बारे में एक बारी बात करें तो बेटा ये जो कहानी की थीम है वो है अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ठीक है? सिंपल सा टर्म है जो मैं आपको बता रही हूं, आप इसको याद कर सकते हैं। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ठीक है? अब देखो वेवर करने का मतलब क्या है। वेवर मीन समथिंग जो कि इजीली हिल डुल सकती है ना? अनवेवरिंग मतलब अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो कि हिलाया नहीं जा सकता, ऐसा भगवान में विश्वास होना। ठीक है? भगवान में एकदम होता है ना अटल विश्वास होना, कि आप भगवान पे इतना विश्वास करते हैं कि आप, अब यहां पे तो देखो चैप्टर में बताया भी जा रहा है कि एक लेटर लिखा जाता है भगवान को कि कुछ कितनी भी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन भगवान पर इस प्रकार इस किस्म का भरोसा है कि वो हटने नहीं वाला, वो हिलने नहीं वाला। उस विश्वास को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो झुक जाएगी लेकिन वो विश्वास नहीं झुकने वाला। तो ऐसे विश्वास को हम अनवेवरिंग फेथ इन गॉड बोलते हैं। अब यहाँ पे यही हमारी थीम भी है। इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक सिंपल से फार्मर की जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब तुम्हारे और मेरे नजरिए से तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यार हम लोग उसकी सिचुएशन में नहीं है, राइट? लेकिन एक फार्मर के तरीके से आप सोचो जरा, तो जो फार्मर्स होते हैं बेटा, उनकी एकमात्र सोल या जो प्राइमरी इनकम का सोर्स होता है वो उनके खेत होते हैं। हम लोग भारत में भी तो आए दिन सुनते रहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए जिसकी वजह से हमारे किसानों की फसल खराब हो जाती है तो वो बेचारे कितने परेशान होते हैं। हमने कितनी बार सुना है कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ने पे भी कितने परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? धरने पे आ जाते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ बचता ही नहीं है चारा। हम लोगों के पास तो फिर भी कितने सारे रिसोर्सेज हैं, फार्मर्स के पास उनका बस एक ही जरिया है कमाई का, जिससे वो अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, जिंदा रहते हैं, वो है उनकी खेती। अब अगर वही बर्बाद हो जाए जिसके अंदर उन्होंने अपने पूरे साल भर की जितनी भी कमाई थी वो सब लगाई हुई थी, और अगर वो बर्बाद हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या? पैसा भी नहीं बचा। अब कैसे जिंदा रहे, कैसे बाल बच्चों को पालेंगे पोसेंगे, ये सवाल उठता है। तो इसी वजह से आप देख रहे हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे एक किसान, एक फार्मर की लाइफ में आती है, जिसका नाम है लेंचो।
और लेंचो उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करता है। और देखो, वो कहते हैं ना कि लाइफ में जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो दो ही चीजें होती है कि या तो इंसान जो है ना, या तो वो फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है, कि या तो फिर वो गिव अप ही कर देता है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर एक ऐसी चीज होती है जो उसको उसकी ताकत बनती है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूं। और हमारे लेंचो के लिए वो जो ताकत होती है वो होती है एक उम्मीद कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, भगवान कभी किसी के साथ इस कदर बुरा नहीं होने देंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और वो जो उम्मीद है, वो उम्मीद उसको ताकत देती है ना, उसको विश्वास देती है। और फिर वो आगे जाकर के उसी उम्मीद के वजह से भगवान को लेटर भी लिखता है और उनसे मदद मांगता है। तो कहानी यहां से शुरू होती है बेटा। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, स्टूड सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि पूरी वैली में एक ही घर था। ठीक है, एक छोटा सा पहाड़ था, ज्यादा बड़ा पहाड़ नहीं था, एक छोटा सा पहाड़ था, उसके किनारे पर एक घर था। ठीक है, उसके एकदम किनारे पर एक पहाड़ के एकदम किनारे पे एक घर था। ठीक है, तो अब वहां पे उस घर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो जो घर है, पहली बात तो वो अकेला घर था पूरी वैली में, यानी कि आस पड़ोस में ज्यादा ऐसा आसपास घर नहीं थे, इकलौता एक अकेला घर था वो। ठीक है, दूसरा, फ्रॉम दिस हाइट, अब इतनी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब देखो, पहाड़ के किनारे पे जो घर था, उस ऊंचाई से आप आसानी से देख सकते हो कि एक नदी बह रही है और वहीं पर उसके खेत भी हैं। ठीक है, वहीं पर खेत हैं और उन खेतों में ना ऐसे छोटी छोटी सफेद सी डॉट डॉट जैसी नजर आ रही है, जिससे कि एक उम्मीद मिलती है कि भाई इस बार की फसल बहुत अच्छी होने वाली है। अब बेटा, वो डॉट जो है, वो डॉट क्या सिग्निफाई करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो वो डॉट ये सिग्निफाई करती है कि देखो, जब भी कोई चीज अगर उगती है, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो भाई फूल होता है, फूल उगेगा, फिर फूल के बाद देखो मिर्ची भी अगर उगती है ना पौधे पे, तो फूल आता है छोटा सा, उसके बाद एक मिर्ची जो है वो उगती है उसमें से। तो वो फूल जो थे ना, वो फूल दूर से ऊंचाई से डॉट्स जैसे नजर आ रहे थे। और वो एक ना मन को एक वो होता है ना, एक होप देना कि भाई इस बार देखो फूल आ गए हैं, बड़ी बहुत ही बढ़िया फसल होने वाली है इस बार की। तो वो उसी चीज का, उस गुड हार्वेस्ट की होप देते थे। ठीक है, अब द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार throughout the morning. Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया था, है ना, सब कुछ बढ़िया था, बस पृथ्वी को, अर्थ को जिस चीज की जरूरत थी वो थी बारिश। यानी कि वो हार्वेस्ट, वो फसल अच्छे से उग सके, सारी चीजें अपनी जगह एकदम सही थी, सब प्लान के हिसाब से सब सही जा रहा था, बस बारिश हो जाती तो फिर वो जो फसल है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली थी, बस बारिश की जरूरत थी। और हमारा लेंचो, जो अपनी जमीन को, अपनी अपनी खेतों को बहुत ही नजदीकी से जानता था। फार्मर्स को पता होता है, देखो, है ना, उनका काम ही ये है, वो जानते होते हैं, वो मौसम को देख के समझ जाते हैं बारिश आने वाली है, कब तक आएगी, है ना। लोगों को पता चल जाता है कि देखो ठंडी हवाएं बहनी चालू हो गई हैं, है ना, पक्का आप देखना 2-3 घंटे में काले बादल छा जाएंगे और बारिश हो जाएगी। तो उनको पहले से पता चल जाता है इन सब चीजों का। मिट्टी को पकड़ करके, वो ऐसे मिट्टी को टच करके वो समझ जाते हैं कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। तो वो यही बता रहे कि लेंचो अपनी फसलों को, अपने खेतों को बहुत नजदीकी से जानता था और उसे पता था कि भाई ठीक है, बारिश भी होने वाली है ना, जल्दी ही। और वो क्या, कहां की ओर देख रहा था बेटा, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, वो आसमान की ओर देख रहा था कि भाई जल्दी ही बादल आएंगे और वो बादल भी जब इधर की तरफ काले बादल पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। तो वो भी बारिश का ही इंतजार कर रहा था। Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal. अब हमारे लेंचो ने, है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देख रहा था कि बारिश होने वाली, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि अब तो बढ़िया पानी बरसने वाला है ना। तो वुमन यानी कि वो अपनी अपनी बीवी को बोल रहा है कि अब तो बढ़िया पानी बरसने वाला है। तो उसकी जो बेटी, कहने वाली थी, सॉरी मैं, उसकी जो वाइफ है, वाइफ ने भी बोला कि हाँ हाँ, भगवान ने चाहा तो जरूर बहुत अच्छी बारिश होगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे लेंचो के कुछ छोटे बच्चे भी थे। ठीक है, कुछ बड़े बच्चे थे जो कि मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे खेतों में, और जो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके लड़के थे, वो आसपास घर के खेल रहे थे। और जब तक हमारी जो लेंचो की वाइफ है, उन्होंने पुकारा नहीं, उन्होंने जैसे ही टाइम हो गया, शाम हो गई हल्की सी, उन्होंने बच्चों को पुकार लिया, सभी लोगों को, कि आ जाओ, डिनर तैयार हो चुका है। अब जब पूरा परिवार, ठीक है, जो लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जो बच्चे खेल रहे थे, लेंचो, उसकी वाइफ, ये लोग सब बैठ करके जब डिनर कर रहे थे, उसी टाइम क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने अंदाजा लगाया था, बड़ी बड़ी बूंदे पानी की बरसने लगी आसमान से, यानी कि बारिश होने लग गया। नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड
clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े काले घने बादल आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ठंडी है ना। देखो जब बारिश होती है तो वो ठंडी ठंडी सी हवा नहीं होती, एकदम प्यारी ठंडी हवा एकदम, है ना। तो वैसे ही हवा थी। द मैन वेंट आउट, अब मैन कौन है बेटा, लेंचो, वो बाहर गया फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब हमारा जो लेंचो है वो बाहर चला गया बारिश में, किसी और रीजन से नहीं, बस इस रीजन से क्योंकि वो उस बारिश को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था, पहली बारिश को वो इंजॉय करना चाहता था, उसे फील करना चाहता था, वो बाहर चला गया। और तभी उसने खुश होकर के क्या बोला, तभी उसने खुश होकर बोला कि ये जो पानी बरस रहा है ना, ये जो बरसात हो रही है, ये बरसात नहीं है, ये रेन ड्रॉप्स, ये पानी की, ये बरसात की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये तो पैसा गिर रहा है आसमान से। ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट्स के कॉइन है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन है। अब बेटा सेंट जो है, जैसे कि ना हम लोग भारत में इंडियन रुपीज करेंसी यूज होती है ना, तो हम 5 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन यूज करते हैं। तो बाहर के देशों में सेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ना बेटा मेटाफर यूज हुआ है। अब मेटाफर क्या है कि यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप्स को डायरेक्टली, वो कह रहा है रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो पैसा बरस रहा है, तो वो रेन ड्रॉप्स को पैसा बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि ऐसा क्यों, आपके हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा उसने क्यों बोला। तो आप सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देंगे कि उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो जो बारिश है अल्टीमेटली, जैसे मैथ्स में होता है ना, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स a इज इक्वल टू सी, सीखा होगा। तो वैसा ही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जब बारिश बरस रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश के होने से जो जमीन है ना, उसको पानी मिलेगा, हार्वेस्ट अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी उसे काट के बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये पानी नहीं है तो सीधा पैसा ही बरस रहा है, समझ गए, क्योंकि बारिश अच्छी फसल इज इक्वल टू पैसा, तो दैट मीन्स कि ये बस पैसा ही है जो आसमान से बरस रहा है। ये मेटाफर है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पर उसने किस चीज से कंपेयर किया था बारिश को, तो आप बताना। बिग ड्रॉप्स जो थी वो पहले तो उसने बारिश को पैसे से कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से, और उसने बोला था बड़ी ड्रॉप्स 10 सेंट के पीसेस हैं, छोटी ड्रॉप्स 5 सेंट के पीसेस हैं, ठीक है। अब आगे होता क्या है, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब उसने ना बड़ी संतुष्टि के साथ, उसने एकदम ऐसे फूलों पे पानी बरस रहा है, उसने बड़े होता है ना बारिश का स्वागत करना, वो बड़ा खुश था अपनी फसल पे पानी की बूंदों को देख करके कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी इस साल। और सडनली हुआ क्या, सडनली बहुत जोरों से हवाएं बहने लगी, ठीक है, बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। अब अचानक से बड़ी जोर की हवा बहने लगी, आंधी सी आने लग गई, और अब पानी जो आसमान से बरस रहा था बरसात के साथ ही साथ अब ओले गिरने लग गए। हेल स्टोन्स ओले होते हैं, और हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल का मतलब ओले होते हैं, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है बेटा ओलों का, जो तूफान आ जाता है ना, बड़ी जोरों से ओले बरसते हैं वो। तो अब ओले बरसने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहां पर जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो बेचारा लेंचो खुश हो रहा था कि अरे देखो आसमान से पैसा बरस रहा है, अब जब ओले बरसने लग गए वो भी एकदम ना कैसे नजर आ रहे थे, वो भी सिल्वर के सिक्कों जैसे ही नजर आ रहे थे, ठीक है। तो यहां पर भी एक मेटाफर है, फाइन। अब द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो तो रेन में भाग गए। वो रेन में जो ऊपर से जो मोती बरस रहे थे, यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स कहा जा रहा है, लेकिन वो बोल किसको रहे हैं, वो ओलो की बात कर रहे हैं। तो ये भी मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। आप ये नहीं कह रहे कि वो मोती, वो जो ओले हैं वो मोती के जैसे थे, हम कह रहे हैं कि वो मोती थे, ठीक है। तो अब यहां पर ना वो बच्चे बाहर ओलों को बटोरने के लिए, उन्हें इकट्ठा कलेक्ट करने के लिए चले गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब यहां पर हमारा लेंचो घबराने लग गया, क्योंकि बेटा बहुत जोरों से ओलों की बरसात का मतलब है फसल पूरी खराब हो जाएगी। तो उसने बोला कि ये तो बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं, ये तो बहुत जोरों से बारिश तूफान आ रहा है ना। अब हुआ क्या कि आई होप इट पासेस क्विकली। अब वो कहता है कि भाई मैं आशा करता हूं भगवान ये जल्दी से बुरा समय, ये पूरा तूफान जल्दी से गुजर जाए, लेकिन वो जल्दी से नहीं गुजरा। अगले 1 घंटे तक के लिए बारिश होती रही, बरसात होती रही, ओले बरसते रहे घर पे, गार्डन पे, है ना, हिल साइड में, उसके वो जो फसल थी कॉर्नफील्ड उसके अंदर, पूरी वैली में हर तरफ ओलों का जो है बरसात हुई। अब द फील्ड वॉज व्हाइट। अब वो पूरी फील्ड जो थी वो पूरी ऐसे व्हाइट 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 हो चुकी थी, ऐसे, है ना, पूरी व्हाइट हो चुकी थी, भर गया था एकदम
ठीक है, मानो जैसे कि किसी ने नमक छिड़क दिया हो, नमक से कवर्ड हो पूरी की पूरी फील्ड, इस कदर व्हाइट हो गई थी वो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी न पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचा था, है ना। और जो कॉर्न था वो भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और जो वो भुट्टे की फसल थी उस पे जो फूल आ रखे थे ना, जो कि क्या कर रहे थे, वो फूलों से पता चलता है ना कि अब जल्दी ही, है ना, जो फसल है वो भी उगने वाली है, तो वो फूल भी जा चुके थे, यानी कि फसल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, लेंचो की जो सोल थी, यानी कि लेंचो अंदर तक बेचारा होता नहीं, आत्मा तक वो बेचारा एकदम दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जैसे ही स्टॉर्म खत्म हुआ, वो बेचारा अपने खेतों में बीचों बीच जाके खड़ा हुआ और उसने अपने बेटे से कहा कि अगर कीड़े भी पड़ जाते ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, बेटा कीड़े जो होते हैं ना, जो ये फसल खा जाते हैं, तो कहते हैं कि अगर कीड़े भी पड़ जाते ना और वो फसल खा जाते तो भी ना वो इससे तो ज्यादा ही फसल छोड़ देते। ये जो पूरी बरसात हुई है, ओलों ने तो हमारे पूरे तरीके से पूरी फसल को खराब कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई भुट्टे नहीं होंगे बेचने के लिए। और उस रात उनका पूरे घर के अंदर, वो रात बहुत ही दुखद रात थी, पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, शांति थी। अब बेटा देखो, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी थी उस परिवार के लिए, क्योंकि उनकी एकमात्र रोजी रोटी वही थी, उनकी खेती बाड़ी। और अगर वही चला गया, उन्होंने जितना भी कमाया था, जितना भी था, वो पैसा लगाया था दोबारा से फसल के लिए, बीज खरीदना, खाद खरीदना, है ना, उन सब में उन्होंने लगाया था, और वो सारा पैसा चला गया था। और उन्होंने सोचा था कि भैया अब यहाँ से मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, मेरी फसल अच्छी होगी तो हम, है ना, अपने साल दर साल फार्मर्स ऐसे ही तो बेटा फार्मिंग करते हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वो पूरा बर्बाद हो गया। तो अब आगे तो होता है ना कि अब वो तो अंदर से पूरे एकदम टूट चुके थे कि अब क्या होगा, अब बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, अब कैसे हमारा जीवन आगे चलेगा, पूरा साल कैसे गुजरेगा। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वही है, आपस में ये लोग बातें कर रहे थे कि अब तो लेंचो बोला कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी मेहनत सारी बर्बाद गई, हमारे पास कुछ नहीं है, इस साल हम भूखे मरेंगे भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस पूरे घर में, यानी कि वो पूरे वैली के अंदर, वो जो इकलौता घर था, उस घर के अंदर उन सभी लोगों के दिलों में एक उम्मीद जरूर थी कि भगवान से मदद हमें जरूर मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अब हमारा लेंचो कहता है कि उदास मत हो। आप सभी अपने परिवार वालों को बोलते हैं कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेशक ये चीज अभी ऐसे लग रही है कि ये हमारा पूरे तरीके से नुकसान है, ये बहुत भारी नुकसान हमें अभी नजर आ रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि वो कहते हैं ना कि भाई कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा होने वाला होगा। तो वो वही बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत नुकसान हो गया हमारा, लेकिन परेशान मत हो, याद रखना कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे लेंचो कहता है कि यही तो कहते हैं ना, दुनिया भी तो यही कहती है, लोग यही तो कहते हैं कि कोई इंसान भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he had, as he had been instructed, see everything, even what is deep inside one's conscience. अब वो कह रहा है कि अब पूरी रात भर हमारे लेंचो के मन में बस यही ख्याल रहा, यही उसके मन में घूम रहा था कि भगवान की तरफ से मुझे जरूर एक मदद मिलेगी, भगवान मेरी आखिरी उम्मीद है। क्योंकि हमें बचपन से जैसे लेंचो को सिखाया गया था, और हमें भी सिखाया जाता है बचपन से, कि भगवान सब देख रहे हैं, तुम किसी के साथ अच्छा करते हो, बुरा करते हो, तुम्हारे मन में क्या है, भगवान को सब दिखता है, उनकी नजरों से कुछ नहीं बचता। वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए, आपको लगता है, बचपन में सिखाया जाता था ना कि अगर कमरे में कोई नहीं है, तुमने अगर किसी की चुपके से रबर या पेंसिल भी उठा ली तो तुम्हें लग रहा है किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान ने देखा। तो वही यहाँ पे लेंचो को भी याद आता है कि भाई ऐसा ही तो कहा जाता है ना, बचपन से सिखाया गया है ना, भगवान सब देखते हैं, तो भगवान को दिख रहा है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, और वो मेरे साथ ये नहीं होने देंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है बेटा, मेटाफर है अगेन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि लेंचो एक एकदम बैल की तरह काम करता था, बहुत मेहनती आदमी था, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, वो इतनी मेहनत करता था, पर फिर भी उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। तो उसने अगले संडे को, जो संडे आने वाला था, उस संडे उसने ना सुबह होने से पहले क्या करा, जैसे सुबह हुई है तुरंत उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट करा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल। तो उसने सोचा ये लेटर मैं खुद लेकर जाऊंगा शहर, खुद मैं मेल करके आऊंगा इस लेटर को। वो लेटर कुछ नहीं था बल्कि एक
भगवान को लिखा जाने वाला खत था। उसने लेटर के ऊपर लिखा गॉड, और गॉड के बाद उसने पूरी अपनी बातें लिख दी कि भगवान जी अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली विल गो हंग्री, मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा इस साल, मेरे को जरूरत है कम से कम 100 पेसोस। बेटा मेक्सिकन स्टोरी है, मेक्सिकन राइटर है, तो मेक्सिको की जो करेंसी है वो पेसोस, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि 100 पेसोस मुझे आप दे दो ताकि मैं इतना मेरे को हो जाए कि मैं दोबारा से सामान खरीद के अपने जो फसल दोबारा से बो सकूं, एंड तब तक के लिए मेरा गुजारा हो जाए परिवार का, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने और बाकी की उसने पूरा एक्सप्लेनेशन लेटर के अंदर लिख दिया। तो अभी आपको समझ में आ गया, उसने सीधा भगवान को ये खत लिखा था कि भगवान जी, जैसे वो भगवान से ही बात कर रहा है, भगवान उसका खत पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे, तो उसे सीधा लिखा भगवान जी आप मेरी मदद करो, आप नहीं करोगे तो देखो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, है ना, इतने पैसे मुझे चाहिए, आप इतने दे दो ताकि मैं सामान दोबारा खरीद सकूं फसल के लिए और मेरा परिवार का भी गुजारा तब तक हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, ठीक है। अब आगे होता क्या है कि ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने एनवेलप में लेटर डाला, पते पे क्या लिखा कि लेटर किसके लिए, किसको जाना है, पता लिखा जाता है ना, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस क्या था, गॉड, टू गॉड, एंड फिर उसने वो चला गया अपना परेशान बेचारा शहर लेटर को डालने के लिए। अब पोस्ट ऑफिस में उसने क्या करा, एक स्टैंप लिया और उसने लेटर के ऊपर स्टैंप को लगाया और उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। अब वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, चिट्ठियां बांटता था लोगों को, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वो अपने बॉस के पास हंसते हंसते गया एकदम, और उसने बॉस को जाकर के लेटर दिखाया। अब देखो जाहिर सी बात है, तुमने लेटर तो डाल दिया है ना पोस्ट बॉक्स में, लेकिन जब वो खुलेगा उसमें से चिट्ठियां निकलेंगी, पोस्टमैन देखेगा ये चिट्ठी किस किस को जानी है, उनके घर पे चिट्ठियां पहुंचाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, उसको एक चिट्ठी दिखी जिसपे लिखा था भगवान। अब पोस्टमैन भी हमारा परेशान कि भैया ये चिट्ठी किसको जाएगी, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, भगवान का पता कहाँ रहते हैं भगवान, मैं चर्च में दूं, मैं मस्जिद में दूं, मैं गुरुद्वारे में दूं, कि मैं मंदिर में दूं, कहाँ दूं ये चिट्ठी है, इसका पता भी तो मालूम होना चाहिए। तो बेचारा हंसता 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 हमारे किसके पास गया, वो जो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, हंसता हंसता वो अपने बॉस के पास गया, वो दिखाने के लिए कि भाई देखना ये किसको लिखी है, भगवान को लिखी है किसी ने चिट्ठी। और उसने अपने पूरे करियर में ऐसी चिट्ठी कभी देखी ही नहीं थी, और ना ही उसे कोई पता मालूम था कि भगवान कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब बॉस कौन था, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर एक थोड़े मोटू से लेकिन बड़े ही खुश मिजाज, एकदम मिलनसार एमिएबल पर्सन थे। अब होता क्या है, वो भी ये लेटर को देख करके हंसने लग गए, लेकिन अचानक से हंसते हंसते ना उनको इमीडिएटली उनकी हंसी जो है वो एकदम सीरियस हो गए, हंसी गायब हो गई। उन्होंने लेटर को ऐसे टेबल पे ऐसे टैप करते हुए सोचा और उन्होंने बोला कि क्या विश्वास है भाई, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड दैट टाइप ऑफ फेथ ऑफ सॉरी आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब वो इंसान इंप्रेस हो गया, कह रहा कि भाई क्या विश्वास है यार इस इंसान में, काश मेरे अंदर ऐसा विश्वास होता कि मैं सीधा भगवान से बातचीत चालू कर देता। अब जिंदगी में दिक्कत आई है, वो होता नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, बस यार बहुत हो गया, अब भगवान जी आपसे मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, ये चल क्या रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई क्या विश्वास है आदमी में कि उसने सीधा भगवान को लेटर लिख दिया कि भैया आप अब डायरेक्ट जवाब दो, अब हो गया बहुत, अब आप डायरेक्ट मुझे बताएंगे। तो अब ये हैरान है हमारा पोस्टमास्टर। तो उसने सोचा कि यार देखो ऐसा विश्वास लोगों में कम होता है भगवान के प्रति, और अगर इस इंसान में ऐसा विश्वास है तो इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, हम इसके विश्वास को कायम रखेंगे, हम इसकी मदद करेंगे, है ना। भगवान कैसे, भगवान थोड़ी ना तुम्हारे लिए, क्या वो जॉब पे जाएंगे, वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तुमको देंगे भाई। उनके लिए क्या था, उसने बोला कि ठीक है लेंचो को भगवान से पैसे चाहिए, हम पैसे देंगे उसको, उसका विश्वास भगवान में बना रहना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई, है ना, चाइल्ड लाइक विश्वास था उसके, तुम बच्चे जैसा भगवान में विश्वास, है ना, कि भगवान में विश्वास रहना चाहिए कि हाँ भगवान से मदद मिल गई मैंने मांगी तो अब उन्होंने क्या सोचा, पोस्टमास्टर अच्छा इंसान था भाई, पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आया। पोस्टमास्टर ने बोला कि मैं इस चिट्ठी का आंसर करूंगा, ऑब्वियसली बताएंगे नहीं कि मैं हूं, लेकिन भगवान के तरीके से आंसर करूंगा, उसे पैसे चाहिए दे देंगे। लेकिन अभी हुआ क्या कि अभी तक हमारे पोस्टमास्टर को मालूम नहीं है कि उसे चाहिए क्या, उसको लग रहा है कि भाई क्या ही लिखा होगा इसने, ठीक है, इसको भाई कहां पहुंचाएंगे, भगवान का पता नहीं, कौन मदद करेगा, चिट्ठी ऐसी रह जाएगी, उसकी बेचारे की उम्मीद टूट जाएगी, हम इस चिट्ठी का आंसर करते हैं। अब उन्होंने जैसे ही चिट्ठी खोली तो उन्हें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ हमारे, इट वॉज एविडेंट, वो बहुत ही क्लियर था कि हमारे लेंचर को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए था, उसको ज्यादा कुछ चाहिए था, और वो था पैसा। तो उन्होंने क्या करा, है ना, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब हमारे पोस्टमास्टर ने सोच लिया था मदद करनी है तो करनी है, तो उन्होंने सीधा अपने जो एम्प्लॉइज थे उनसे बोला भैया चंदा इकट्ठा करो, थोड़ा थोड़ा पैसा सब
मिलाओ। उसने अपनी भी सैलरी का थोड़ा हिस्सा जो है वो निकाल के रखा और अलग से कि भाई मैं हेल्प करूंगा। अपने दोस्तों से भी बोला कि सब लोग जो हैं सब लोग थोड़ा सा ना मदद करो, सब लोग एक चैरिटी के लिए, एक तरीके से समझो कि तुम दान दे रहे हो किसी के लिए, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं हम, तुम चैरिटी समझ के करो, लेकिन तुम सब अपनी अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा दो, मैं भी दूंगा। पैसे इकट्ठे करते हैं हम, इस आदमी की मदद करते हैं। तो अब इनसे हुआ क्या बेटा, इन्होंने सब ने पैसे इकट्ठे करे एंड अब इनके लिए ना इम्पॉसिबल हो गया था टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। अब इन बेचारों से 100 पेसोज नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, ये बेचारे कम से कम 70 कितने 70 पेसोज इकट्ठे कर पाए। ठीक है, द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ, यानी कि आधे से थोड़े ज्यादा ये इकट्ठे कर पाए थे। अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने उस पैसे को एनवेलप में डाला और उस पैसे को एनवेलप में डालने के बाद एनवेलप में क्या एड्रेस लिखा कि ये टू लेंचो, कि ये लेंचो के लिए है भगवान की तरफ से। ठीक है, और उसके ऊपर साइन भी कैसे कर दिया, विद एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। यानी कि अब आप समझो बेटा, उन्होंने एक एनवेलप लिया, एनवेलप में 70 पेसोस डाले और उसके साथ एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में सिर्फ इतना था गॉड, और वो लिख के एनवेलप बंद करा, बाहर लिखा कि टू लेंचो, और उसे डाल दिया कि अब लेंचो आएगा उसे पकड़ा देना, उसे लगेगा भगवान ने मेरी मदद कर दी। ठीक है, तो द फॉलोइंग संडे अब लेंचो जो है वो जल्दी आ गया, उसको पूरा विश्वास, भाई देखो लेंचो का विश्वास तुम देख रहे हो, एक होता है भगवान को खत लिखना, एक होता है कि नहीं रिप्लाई भी आया होगा, रिप्लाई का वेट था भाई को। लेंचो तुरंत ऑफिस एकदम राजा बेटा बन के सुबह सुबह पहुंच गया कि भगवान ने भेजा होगा यार रिप्लाई। ठीक है, तो वो थोड़ा जल्दी आ गया है ना। अब हुआ क्या कि उसने जा करके पूछा कि मेरे लिए लेटर है क्या, तो इट वॉज द पोस्टमैन। अब ये वही पोस्टमैन था, उसने खुद चिट्ठी पकड़ाई हमारे लेंचो को, जिसको चिट्ठी मिली थी ना उसी पोस्टमैन ने लेंचो को चिट्ठी पकड़ाई। ठीक है, एंड पोस्टमास्टर जो है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब पोस्टमास्टर भी चुपके से ऐसे ऑफिस से ऐसे झांक के देख रहे थे कि होता है ना, आप जब कुछ अच्छा करते हो तो आपके अंदर होता है ना कि यार मुझे भी तो पता चले इसका रिएक्शन कैसा है, खुश हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखे। जैसे हम किसी अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट विफ्ट लाते हैं है ना, सरप्राइज गिफ्ट अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लेकर आए हैं, उसके बैग में चुपके से डाल दिया, फिर हम उसका रिएक्शन देखते हुए एकदम से बैग में से निकालेंगे, अरे ये किसने दिया, है ना। तो वो रिएक्शन देखने के लिए किसे कैसा लगेगा, वो पोस्ट मास्टर भी ऐसे अपने ऑफिस से झांक रहा था। ठीक है, अब होता क्या है आगे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने देखा कि अंदर पैसे हैं, लेंचो को फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा होता है ना कि अब भाई मैं भगवान से बोलूं, भगवान भगवान मेरे को एक बुगाटी दिला दो, भगवान मुझे एक बुगाटी चाहिए, मेरे घर के बाहर एक बुगाटी खड़ी हो, और अगले दिन मैं देखूं कि बुगाटी खड़ी है, तो मेरे को हैरानी तो होगी ना, है ये कहां से आई, क्या भगवान ने सच में, कुछ तो रिएक्शन होता है। उसको था कि हाँ मुझे मालूम है ये तो आने वाली है, ये तो होना, मैंने भगवान से मांगे थे पैसे, वो तो आने ही थे। उसको वैसा था जैसे नॉर्मल हम लोग मार्केट में अगर 10 रुपए लेकर जाते हैं चिप्स का पैकेट खरीदने, तो हमें मिल जाता है, हमें मालूम है 10 का मिल जाएगा, तो हम हैरान नहीं होते कि हाँ 10 का मिल गया, अरे मिलना ही है। उस तरीके का नॉर्मल था हमारा लेंचो कि मैंने लेटर लिखा है तो जवाब तो आना ही, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, भगवान देंगे ही देंगे, जैसे भगवान तो है ना कि हमारे दोस्त हैं। तो इतना नॉर्मल था, मतलब इसको इतना विश्वास था भगवान पे, सरप्राइज भी नहीं हुआ वो। ठीक है, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उसको भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन ना वो थोड़ी देर में ही ना, मतलब ऐसा पैसा जब गिनती करने लगा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। क्यों, क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसके मन में था भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, मैंने तो 100 मांगे थे, हाँ और ये कितने हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो सोच रहे मैंने भगवान से गलती नहीं हो सकती, मैंने 100 पेसोस मांगे थे और ना ही भगवान मुझे इनकार कर सकते हैं, वो मैंने जो मांगा है वो मुझे दे भी देंगे। तो फिर ये क्या, इमीडिएटली लेंचो ने क्या करा, लेंचो विंडो पे गया, उसने बोला मुझे पेपर दो और मुझे पेन दो, इंक दो, और उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाकर के लिखना चालू करा। और उसने क्या लिखा, उसने माथे पे ऐसे रिंकल टाइब्रो, यानी ऐसे माथे पे ऐसे रिंकल एकदम आ रखे हैं, गुस्से में वो बेचारा कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट में लिखता है। और उसने करा क्या, और उसने caused by the effort he had to make to express his ideas, and when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. अब उसने लेटर लिखा बड़ा शिद्दत से, और लिखने के बाद वो विंडो पे गया, स्टैंप लिया, एनवेलप में डाला लेटर, स्टैंप लगाया है ना हमारे लेटर के ऊपर, और उसने वो लेटर दोबारा से पोस्ट कर दिया, एनवेलप पे अच्छे से स्टैंप चिपकाया। एंड उसने क्या करा, द मोमेंट लेटर फेल इनटू द, उसने पोस्ट कर दिया लेटर को। अब जिस पल लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर भागा भागा आया, उसने तुरंत लेटर को निकाला और उसने पढ़ा। तो लेटर में क्या लिखा था, लेटर में रिप्लाई किया था हमारे लेंचो ने कि भगवान जी मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे आपने तो मुझे सिर्फ 70 पेसोस दिए हैं 100 में से,
हाँ, और मेरे को ना आप जल्दी से बाकी का पैसा भी दे दो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है उसकी। ठीक है, लेकिन ना इस बार जो पैसा आप दोगे वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सारे नालायक हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और लास्ट में उसने लेंचो लिख दिया कि मतलब ये लेंचो की तरफ से है। और यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आयरॉनिकल एंडिंग है कि भाई जिसने तुम्हारी मदद करी उसी बेचारे को गाली पड़ी। अब वो जिनको बंच ऑफ क्रूक बोल रहा है, अरे यही परमात्मा लोग हैं जिन्होंने 70 पैसे भेजे हैं हमारे लेंचो के पास। लेकिन लेंचो के नजरिए से देखा जाए तो उसको नहीं पता था। वो उसके अंदर भगवान में एक तो भरोसा इतना, और उसको लगता है ना भगवान से गलती नहीं हो सकती है, भैया भगवान नहीं कर सकते गलती, और वो मुझे मेरे पैसे को डिनाई भी नहीं करेंगे, तो उसे लग रहा था कि पूरे आने चाहिए। अब उसका शक किस पे गया? शक गया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पर कि ये है नालायक लोग, इनकी वजह से, ठीक है, इन्होंने शायद मेरे पैसे ले लिए हैं। तो अब ये हमारी आयरॉनिकल एंडिंग है, और आयरनी यही है कि गाली भी उन्हीं को पड़ी, बंच ऑफ क्रूक्स भी लेंचो ने उन्हीं को बोला जिसने उनकी एक्चुअल में लेंचो की मदद करी थी। ठीक है, तो ये है चैप्टर जीएल फ्यूएंस ने जो लिखा है। अब क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं कि क्या लेंचो ने सही किया। तो बच्चे बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट आंसर करते हैं, या तो सीधा बोल देंगे हाँ सही किया, या सीधा बोल देंगे नहीं सही नहीं किया। आंसर ये नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए थोड़ा ग्रे एरिया में। आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखें कि लेंचो ने जो किया वो हालांकि सही नहीं था, वो नहीं था, लेकिन लेंचो बहुत ही नाइव, बहुत ही इनोसेंट पर्सन है जिसको नहीं मालूम, और उसका विश्वास भगवान में इतना है कि उसे लगता है भगवान गलती नहीं कर सकते। इस वजह से उसने जो कहा वो उसके हिसाब से जस्टिफाइड था। लेकिन अब आप समझ रहे हो कि उसने गलत किया, बट लेंचो के हिसाब से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं उससे, है ना? तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है ऑल्सो, है ना? अब आप लोग मुझे बताइएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करें, या चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला को कवर करें, या पोम नंबर 1 कवर करें। उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।